तो मैंने 30,000 किलोमीटर्स की जो है वो डीजल ऑटोमेटिक की कॉस्ट चेक करी, तो दैट इज, तो अब हम आ गए इसके बेस्ट वेरिएंट्स पे। ये फीचर्स तो हैं, लेकिन इन दोनों फीचर्स में थोड़ी सी कमियां हैं, और इनकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो मे भी उतना लोड ना संभाल पाए। हेलो दोस्तों, तो आपको फुल रिव्यू में किसी भी गाड़ी के कोई ये नहीं बताएगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है पेट्रोल और डीजल की, और आपको फीचर्स तो सब बता देंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि वो फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा फीचर ठीक काम कर रहा है, कौन सा उतना सही नहीं काम कर रहा है। महिंद्रा XUV 7XO जो एक तरीके से फेसलिफ्ट की तरह आया था XUV 700 का, उसमें क्या चीज़ें बेटर हुई हैं, क्या उतनी चीज़ बेटर नहीं है, और क्या क्या चीज़ें उल्टा नेगेटिव में चली गई हैं। हम ये सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे आज। पूरा एंड टू एंड रिव्यू होने वाला है, जिसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स तो पता लगेंगे ही, उसके साथ आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, आपके किस तरीके का मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, और किस तरीके से आपकी जो है रिलायबिलिटी रहेगी, सब कवर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव ड्राइव, एंड लेट्स सी कि क्या XUV 7XO इज द बेस्ट कार इन द सेगमेंट, और इज इट सुटेबल फॉर यू और नॉट। तो इस वीडियो को मैं डिवाइड कर रहा हूँ प्रोज एंड कॉन्स में, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, और क्या चीज़ एवरेज है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा वेरिएंट जो है वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, और उसके बाद जो पुरानी XUV 700 थी उसके हिसाब से हम जो है रिलायबिलिटी और अभी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात कर लेंगे, किस तरीके से कहाँ पे स्टैंड करती है। तो सबसे पहले हम जो है प्रो से स्टार्ट करें, तो सबसे पहला प्रो ये है कि जो पिछली वाली 700 थी उससे जो है वो सेफ्टी और इम्प्रूव कर दी है। ऑलरेडी वो एक जो है GNK 5 स्टार रेटेड गाड़ी थी, उस टाइम इतने नॉर्म्स इतने सख्त नहीं थे, लेकिन अगर न्यू नॉर्म्स में भी आप देखें तो ये जो है क्वाइट सेफ गाड़ी है, और सेफ्टी पैरामीटर्स में इम्प्रूव किया है। सबसे पहली चीज़, पहले 700 में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं थे, अब स्टैंडर्ड हैं। ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको एक एक्स्ट्रा नी एयरबैग मतलब 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, जो इसका एडास है वो एक एक्टिव सेफ्टी का चीज़ होती है, आपको पता ही होगा, अपर वेरिएंट्स में आता है, लेकिन उसमें एक खास ये बात है कि पहले उसका रेडार 180 मीटर तक देख पाता था, अब वो 250 मीटर तक देख पाता है। यही चीज़ जो है उसके कैमरे में भी अपडेट हुई है, और इसका एडास मैंने चीज़ नोटिस करी है कि इट्स नॉट अ प्रॉपर गिमिक कि मतलब ब्रोशर पे है लेकिन जो है वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी रनिंग काफ़ी हाईवेज पे है तो मैंने चीज़ नोटिस करी है कि इसका एडास जो है वो फॉग और रेन में अच्छी अगर काफ़ी हो रही हो तो काम आता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसके एडास की जो सेटिंग्स हैं, अगर आपको नहीं चाहिए, इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं चाहिए, आप ऑफ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं हो जाएगी जब आप गाड़ी ऑन करोगे। ऐसी बहुत सी गाड़ियों में रीस्टार्ट हो जाती है, आपको लगेगा इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ है, लेकिन फिर वो लग जाएगा, और दैट इज़ वाई ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ऑफ रहने वाली चीज़ बहुत ही अच्छी है। अगर आप कोई एडास इक्विप्ड गाड़ी ले रहे हैं तो ये आप पहले ही चेक कर लेना। थोड़ी ऑब्वियस चीज़ें जो है वो पहले कवर करते जाएंगे, तो दूसरा प्रो ऑब्वियसली आ गया, विच इज़ परफॉर्मेंस। तो अगर हम जो है पहले के भी इंजन्स देखें, चाहे जो इनका टर्बो पेट्रोल हो 2 लीटर का है 2000 सीसी का, डीजल 2.2 लीटर का है 186 bhp 450 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क, दोनों को चलाने में आपको बहुत पावरफुल लगेगा, आपको लगेगा कि सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा तेज़ है ये। और एक और चीज़ अच्छी है विच इज़ रिफाइनमेंट, दोनों इंजन्स की बहुत ही कम अंदर आवाज़ आती है। बस दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंस ये है कि अगर आप दोनों को तेज चलाओगे तो पेट्रोल की एफिशिएंसी एकदम से बहुत डाउन होगी कंपेयर टू डीजल। एफिशिएंसी की बाद में बात करेंगे हम, लेकिन मेन ये फ़र्क है। एज सच इवन पेट्रोल भी आपको 380 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ सारे लोग बिठा दो, सारा लगेज आ जाए, फिर भी कहीं से भी आपको परफॉर्मेंस में कमी नहीं लगेगी। और अगर हम रिफाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल गाड़ी का रिफाइनमेंट भी बहुत बढ़िया है, 3 वजहों से। एक ये चीज़ है कि मैंने आपको पहले भी वेन्यू में और न्यू कार्स में जैसे सियरा वगैरह है, मैंने बताया था कि कारपेटिंग टाइप जो है वो व्हील वेल्स के अंदर लोग लगाने लगे हैं, यहाँ पे भी लगी है। उससे रोड नॉइस काफ़ी कम होती है डिस्पाइट इट हैविंग C8 के टायर्स। दूसरी चीज़, इसमें आगे वाली जो विंडशील्ड है वो अपर वेरिएंट्स में अकाउस्टिक मिल जाती है, उससे भी काफ़ी विंड नॉइस कम होती है। और तीसरी चीज़, इनके जो स्पीकर्स हैं उसमें एक नॉइस कैंसिलेशन टेक भी है, पहले एंडेवर वगैरह में आता था और भी बड़ी गाड़ियों में आता है, इसमें भी आता है हायर वेरिएंट्स में ऑब्वियसली। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है वो ओवरऑल केबिन नॉइस तेज चलने में अच्छी हो जाती है। अब केबिन नॉइस का क्या फ़ायदा है, मैंने आपको पहले ही बताया, आप अपने परिवार वालों से आराम से बात कर सकते हो, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, और लॉन्ग जर्नीज पे ये थोड़ा थकावट कम करती है। इसके बस इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन में मेरे को एक चीज़ वियर्ड लगी, विच इज़ कि जब हम डीजल ऑटोमेटिक को शहर में चला रहे होते हैं स्लो स्पीड्स पे, तो आई डोंट नो व्हाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि पहला दूसरा गियर ना ज़्यादा आरपीएम तक जा रहा है। इतना ज़्यादा हायर आरपीएम डीजल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर पहले ही शिफ्ट हो जाता तो जो है नीचे से डीजल टॉर्क भी अच्छा है ऑब्वियसली, और दूसरा में भी इसका जो शहर का एवरेज है डीजल का वो थोड़ा और बढ़ जाता है ऑटोमेटिक में। तो मैं ये ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ। अब अगर हम मैनुअल की बात कर लें तो क्या है कि इसके दोनों टर्बो पेट्रोल और डीजल का क्लच जो है वो उतना भारी नहीं है जैसा कॉम्पिटिटर्स का है, तो लाइट है क्लच। और अगर आपको जो है वो हाईवे यूज़ आपका ज़्यादा है, आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं, तो आप इनका मैनुअल भी ले सकते हो। मैं वेरिएंट्स की आगे बात करूंगा जिसमें आप मैनुअल भी ले सकते हो, लेकिन ले सकते हो, इट इज़ यूजेबल। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जब बड़े डीजल इंजन होते हैं तो उसमें एक डुअल मास फ्लाईव्हील होता है,
जो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है हाफ क्लच पे। तो इसी वजह से आप इसका डीजल इंजन जो है वो तभी मैनुअल में लेना जब आपका मिनिमल एकदम जो है क्लच यूसेज है। नंबर ऑफ फीचर्स एक डेफिनेटली बहुत तगड़ा पॉजिटिव है 7XO के साथ। मतलब फीचर बताने के साथ मैं ये भी बता दूंगा कि ये चीज़ अच्छी काम करती है, ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं काम करती है, और उनको बाद में समझा भी दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ आ गई ऑब्वियसली ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, जो आपको बेस वेरिएंट एज स्टैंडर्ड मिल रहा है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं है, दो स्क्रीन भी होती हैं बेस के 2-3 वेरिएंट्स में तो चल जाता, लेकिन 3 स्क्रीन मिल रही हैं। और 3 स्क्रीन का अच्छी चीज़ ये मेरे को लगी कि अनलाइक सम अदर कार्स, इसकी जो थर्ड स्क्रीन है वो ड्राइवर से बहुत ही कम विजिबल होती है, मतलब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, एंड दैट इज अ गुड पॉइंट। 1400 वॉट का 16 स्पीकर का आपको हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है विद डॉल्बी एटमॉस। तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा बेस हैवी है, लेकिन जो ओवरऑल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। अब आपको आगे वाली जो सीटें हैं वो दोनों पावर्ड मिल जाती हैं, वेंटिलेटेड भी मिल जाती हैं। ये फीचर्स तो हैं, लेकिन इन दोनों फीचर्स में थोड़ी सी कमियां हैं, तो मैं आगे बताऊंगा। बॉस मोड आ जाता है, इवन इंटेलिजेंट टीपीएमएस आ जाता है कि जब अगर आपने 35 सेट कर दिया तो आप कहीं से भी हवा भरवाओगे वो 35 पे कट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं भरेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गाड़ी में हैं। अगर हम देखें तो पैनोरामिक सनरूफ भी है, आपको चारों तरफ 65 वॉट के जो है वो भी मिल जाएंगे। अकाउस्टिक ग्लास मैंने आपको पहले बता दिया था। जो कैमरा है वो 540 डिग्री है, मतलब जब आप आगे जाओगे तो जो है वो गाड़ी के अंडर का भी थोड़ा सा दिखा देगा। तो और जब आप रिवर्स करोगे तो साइड वाले ORVMs नीचे हो जाएंगे। तो मतलब चीज़ें बहुत हैं टॉप एंड वेरिएंट्स में। लेकिन कमिंग बैक टू द मैकेनिकल्स, जो ओवरऑल मेरे को बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, विच इज़ जो एक राइड एंड हैंडलिंग का कॉम्बो है, और वो क्यों है उसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन आप समझ लो पहले कि जब आप जो है हाई स्पीड पे चलाते हो, लो स्पीड पे चलाते हो, तो आपको ओवरऑल जो है वो हैंडलिंग अच्छी लगती है, राइड अच्छी लगती है। मतलब अगर मैं इसको मेरिडियन से कंपेयर करूं, अगर आप कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें थोड़ा बॉडी रोल ज़्यादा है, लेकिन जो ओवरऑल फ्लैटनेस है राइड की, स्पेशली जब 3-4 लोग बैठे हों, तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। पिछली वाली 700 मैंने देखा था हल्का सा दब ज़्यादा जाती थी, बाउंस करने लगती थी, लेकिन ये चीज़ इसमें काफ़ी हद तक सॉर्ट कर दी है। और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी, इसकी मैकेनिकल ग्रिप बहुत अच्छी है, इन अ सेंस कि जब आप इसको कॉर्नर से मोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर मिड कॉर्नर बम्प्स भी आ जाए ना, तो ये खिसकती नहीं है अपनी जगह से, और जो है वो काफ़ी अच्छी टॉर्शनल रिजिडिटी होने की वजह से ये बहुत ही सही लाइन पकड़ती है, अपनी लाइन नहीं छोड़ती है डिस्पाइट बीइंग इतनी हैवी गाड़ी। तो वो अच्छी तरीके से मास जो है वो उसका काउंटर करा गया है सस्पेंशन से। तो दा विंची डैम्पर्स इसमें नए आए हैं। ये अच्छी चीज़ ये है कि एक मैकेनिकल सेटअप है, नॉट लाइक जो आपने देखा होगा अडेप्टिव जो इलेक्ट्रॉनिक सेटअप आ गए हैं और भी महिंद्रा की गाड़ियों में। जब आपका कोई सस्पेंशन में इशू आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन जो है वो चेंज करने में बहुत महंगा पड़ता है। तो दैट इज़ वाई ये मेरे को एक चीज़ ठीक लगी कि हाँ, आगे चल के रिप्लेसमेंट वगैरह में भी जो है वो उतना झटका नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये कि द विंची डैम्पर्स को अगर मैं समझाने बैठूं तो सबसे मेन चीज़ ये है, पहले से ही इसमें FSDs आ रहे हैं, इसमें भी फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन डैम्पिंग है। अब FSD क्या होता है, अगर कोई लोड धीरे फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, मतलब अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, अगर आप अंड्यूलेशंस पे गाड़ी जा रही है, तो वहाँ पे सस्पेंशन टाइट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, पॉटहोल्स की, एकदम से कोई गड्ढा आया या फिर जो है वो जल्दी जल्दी पॉटहोल्स आ रहे हैं, सस्पेंशन जल्दी जल्दी ऊपर नीचे कर रहा है, वहाँ पे वो समझ जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। मतलब वॉल्व जो है बेसिकली ऑयल जाने का खुल जाता है ज़्यादा। तो उससे जो है वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन डैम्पिंग में आपकी स्लो स्पीड्स पे या फिर जो है गड्ढों वड्ढों में राइड सॉफ्ट हो जाती है, हायर स्पीड्स पे कॉर्नर्स पे जो है वो स्टिफ हो जाता है। पिछली वाली जो 700 थी उसमें जब पूरा सस्पेंशन ट्रैवल खत्म हो जाता था तो लाइक एनी अदर कार उसमें लास्ट में एक हार्ड रबर बम्प स्टॉप होता है, जिससे जो है जब पूरा ट्रैवल खत्म हो जाता है तो झटका लगता है। लेकिन इसमें जो है वो जो स्टॉपर है वो एक हाइड्रोलिक है, मतलब लास्ट में भी वो थोड़ा सा कुशन दे देता है। दैट इज वाई बड़े से बड़े गड्ढे में भी इसका जो है वो सस्पेंशन पूरी तरीके से ट्रैवल खत्म नहीं होता है। और ये तो कंप्रेशन की बात हो गई, मतलब जब दब रहा है शॉकर, इवन जब पूरा खुलता है, एकदम से कोई बड़ा गड्ढा आया जहाँ पे ड्रॉप हो गया व्हील, वहां पे भी लास्ट में जो है वो हाइड्रोलिक स्टॉपर की वजह से वो लास्ट का जो उसका खुलना है वो धीरे धीरे होता है। तो ना अंदर जाने पर भाड़ से आवाज आती है ना पूरा खुलने पर, एंड दैट इज वाई जो ओवरऑल सस्पेंशन नॉइज है उसमें सबसे बड़ा आपको फर्क लगेगा XUV 700 से। अब चलते हैं हम एवरेज थिंग्स के ऊपर जो ठीक हो सकती थी। तो सबसे पहली चीज़ है कि डिज़ाइन। अब मैंने इसको एवरेज में इसलिए रखा है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेटर करनी चाहिए थी, इन अ सेंस कि इसका जो फ्रंट फेस है ठीक है, ओवरऑल ग्रिल हेडलाइट्स वगैरह ठीक लगती है, लेकिन जो फॉग लाइट का पोर्शन है वहाँ पे ऐसा लगता है कि आफ्टर थॉट है। दूसरी चीज़, जब हम इसको रियर और साइड से देखें तो 700 से काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते थे। इसके मेरे को अलॉयज टॉप मॉडल के नहीं पसंद आए, 19 इंच के हैं, तो वहाँ पे ईवी स्टाइल अलॉय व्हील्स मुझे किसी की गाड़ी में पसंद नहीं आते हैं। रियर में भी जो है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बेसिकली थोड़ा हैंडसम टाइप का डिज़ाइन है, लेकिन हाँ एक जो है वो मतलब माचो डिज़ाइन नहीं है। और मुझे हमेशा से जो है
वो सफारी वगैरह का डिज़ाइन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तगड़ा लगता है इससे। अब आ गए हम इंटीरियर पे। इंटीरियर डिज़ाइन में मेरे को एक्चुअल में जो है वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टैन इंटीरियर्स हैं, टैन, व्हाइट, ब्लैक का कॉम्बिनेशन वो फ़ोटोज़ में थोड़ा ज़्यादा गॉडी लग सकता है। आँखों के सामने ऐसा लगता है ठीक है, मतलब इट्स फाइन। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगी वो है स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन। पूरा ही उसको टैन कर देते, पूरा ब्लैक कर देते। ये आधा-आधा जो है ना, नहीं समझ में आया। डिज़ाइन के साथ-साथ मेरे को इसके एर्गोनॉमिक्स भी जो है वो उतने समझ में नहीं आए। इन अ सेंस कि ये चीज़ अच्छी है कि नीज़ कहीं नहीं लगती हैं, और दूसरा फुटवेल एरिया में भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस है, नॉट लाइक इट्स कॉम्पिटिटर जिसमें फुटवेल क्रैम्प्ड है और नीज़ लगती हैं। लेकिन इसमें एक तो जो है मेरे को ड्राइवर सीट जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। मतलब इन अ सेंस कि जैसे मेरी हाइट में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, व्हिच इज़ मतलब माय हाइट इज़ 6 फीट, तो उस हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और मैं नीचे बैठता तो थोड़ी ज़्यादा जो है कुकून्ड पोज़ीशन आती, लेकिन वो एडजस्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़ आई डोंट नो व्हाई इसमें जो है अभी भी जो अंडर थाई सपोर्ट है फ्रंट सीट्स का वो इम्प्रूव नहीं किया गया है। तो उससे क्या होता है कि मैं दिखा दूँगा आपको, अच्छा खासा गैप बचता है, और अगर 8 वे एडजस्टेबल सीट होती तो ऐसे जो है टिल्ट उसका ठीक कर देते। लेकिन वो टिल्ट भी ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि 6 वे एडजस्टेबल सीट है। आप मेरे को कमेंट्स में बताना इसके लोअर सेगमेंट में किन गाड़ियों में 8 वे एडजस्टेबल सीट्स आती है। वहाँ से आप जो है वो अगर टिल्ट भी ठीक कर लेते हैं। और एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी व्हिच इज़ वेंटिलेशन जो है सीट्स की, मुझे तो पता ही नहीं लग रही थी स्टार्टिंग में कि है। वो हल्का-सा फ़ील हुआ कुछ, तो ऐसा लगा मतलब ये फीचर है लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करता। फिर हम आ जाते हैं इसके स्पेयर टायर पे, व्हिच इज़ पहले भी 155 सेक्शन का था, अभी भी वही है, बहुत ही पतला है। तो एवरेज में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में स्पेयर टायर निकालने लगे, तो कुछ तो समथिंग इज़ देयर। लेकिन बहुत ही पतला स्पेयर टायर दिया है, इसको बड़ा कर सकते थे, कॉस्ट कटिंग है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव्स पे। तो सबसे पहला नेगेटिव है डे 1 से है, व्हिच इज़ की मिडल सीट्स इसकी जो है वो स्लाइड नहीं होती। क्यों नहीं होती मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आपको लिटरली ये चीज़ बताऊँ, बहुत सी फैमिलीज़ हमारी ऐसी होती हैं जहाँ पे जो है जो कपल है वो गाड़ी चला रहा है, पेरेंट्स जो हैं मिडिल सीट पे बैठे हैं, और एल्डरली पेरेंट्स को मे बी उतने नी रूम की नहीं ज़रूरत है, लेकिन उनके बच्चों को है जो थर्ड रो में बैठेंगे, और ऑब्वियसली वो नीज़ अप बैठते हैं, बहुत अच्छी सीटिंग नहीं है इसकी। तो ओवरऑल फैमिली वाइज़ जो है वो सफारी हो गई, जो एमपीवीज़ हैं, कैरल्स वगैरह ये सब चीज़ें, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और ऑब्वियसली ऊपर जाएँगे आप तो हाई क्रॉस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। एक मेरे को बहुत बड़ा नेगेटिव लगता है और मैं हर बार बोलूँगा, व्हिच इज़ की पियानो ब्लैक मेरे को स्टीयरिंग व्हील पे जहाँ ऊँगली लग रही है, हर जगह इंटीरियर में नहीं पसंद। मत दिया करो। इवन बाहर भी जो है वो व्हील बेल्स में दे रखा है, व्हिच इज़ नॉट गुड। आप अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म देखो तो पियानो ब्लैक में स्क्रैच लगेंगे ही लगेंगे, हॉर्न दबाओगे तो स्मजेस लगेंगे ही, थोड़ी बहुत भी जो है वो ऑयली आपकी फिंगर्स हो जाती हैं, तो हर जगह फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस आपको लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। तीसरा, अब तो इसमें बटन्स जो एक्चुअल में आते थे वो तो एक नेगेटिव हो गया, जो पहले नहीं था, व्हिच इज़ बटन रिमूव हो गए। तो बीच का जो पैनल है 3-4 उसमें बटन्स हैं, वो भी सही से दबते नहीं है, सही से काम नहीं करते हैं कभी-कभी। और इसमें जो एसी वगैरह के कंट्रोल्स हैं सारे स्क्रीन में कर दिए। आप खुद सोचो, जिस दिन स्क्रीन पगला गई, एसी अपने आप ऊपर नीचे हो गया, या फिर जो है वो हैंग हो गई, तो एसी कौन कौन उसको एडजस्ट करेगा, राइट? स्क्रीन में भी वैसे जो कुछ चेंजेस करे हैं, उसकी थर्मल एफिशिएंसी बेटर करी है, उतनी गर्म नहीं होगी, फिर भी इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक थिंग। वो जो है वो 5-7 साल में जाके, 7-8 साल में जाके हो सकता है उसमें कुछ ग्लिच आ जाए। अच्छा, ये जो पियानो ब्लैक और ये जो बटन्स वाली चीज़ है, लोगों को ऐसा लगता है कि प्रीमियम लगती है देखने में, लेकिन ये क्लियर कट कॉस्ट कटिंग का मेजर है। जहाँ पे आपको जो है बटन्स नहीं देने, इतनी आईसीज़ होती हैं उसके पीछे, तो वो कंपनीज़ जो हैं वो एक्चुअल में कॉस्ट कट करती हैं। एक और चीज़ जो मेरे को इसमें डे 1 से पसंद नहीं थी, व्हिच इज़ कि इसकी एमआईडी में जब हम मेन्यू टॉगल करते हैं तो बहुत स्लो रिस्पॉन्स आता है। तो मुझे लग रहा था ऑब्वियसली फेसलिफ्ट है तो ये बेसिक चीज़ें जो है सुधार देंगे, लेकिन वो नहीं सुधारा। इतनी स्लो नहीं होना चाहिए। दूसरी गाड़ियाँ हैं, कोरियन गाड़ियाँ हैं, इवन टाटा वगैरह है, उनकी जो है एमआईडी थोड़ी ज़्यादा तेज़ है। तो अब हम आ गए इसके बेस्ट वेरिएंट्स पे। तो ऑब्वियसली अगर हम ऑन पेपर देखें, मतलब नॉट प्रैक्टिकल वाइज़, तो जो है इसका जो बेस वेरिएंट है एएक्स, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा उसके साथ मिलता है क्या, तो वो प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, और महिंद्रा ने लिटरली उसको एक लॉलीपॉप वेरिएंट की तरह दिखाया है। इवन 3XO वगैरह में भी जो है वो मिल जाता है बेस वेरिएंट, लेकिन इसका तो बेस वेरिएंट अता पता ही नहीं है, 1 साल वाली वेटिंग वगैरह जो भी हिसाब किताब हो, आई डोंट नो। लेकिन उसके ऊपर एकदम से जो है वो 2-2.5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू। लेकिन फिर भी अब करा है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने इस तरीके से प्राइस बनाया है कि आपको सीधा AX7 वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। उसमें आपके जो है वो सारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं, और ऑब्वियसली थोड़े जो है वो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं आपको। तो अगर आप मेन इसका वेरिएंट देखो तो वो AX7 है। चाहे जो है मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपकी हाईवे ज़्यादा रनिंग है तो जो है वो आप इसका मैनुअल भी ले सकते हो, पैसे आपको बचाने हैं तो। अगर आपको, वैसे तो मैं कहूँगा कि आप जो है थोड़ी-सी भी सिटी में रनिंग है तो आप इसका ऑटोमैटिक ले लो, क्योंकि इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो ऑटोमैटिक इज़ बेटर। इवन अगर हम AX7T की बात करें तो उसमें भी जितने भी आपको मैक्सिमम फीचर्स मिलेंगे, जैसे लेट्स से आपको डायनामिक इंडिकेटर्स हो गए, अपग्रेडेड म्यूजिक सिस्टम हो गया, वही 12 स्पीकर्स वगैरह का, वो गुड टू हैव है, मस्ट हैव नहीं।
ठीक है, तो उसको आप ले सकते हो, मतलब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके आपको काफ़ी मतलब प्रीमियम चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन जो है वो इट्स जस्ट गुड टू हैव थिंग्स, और उसमें आपको ऑटोमेटिक ही लेना, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली 20 लाख पार जा रहा है ना, तो उसमें ऑटोमेटिक ले लेना सीधे। तो मैं ये बोलूँगा AX7 इज़ द मतलब डिसेंट वेरिएंट जो आप लो, खुश रहो, और उसके ऊपर भी वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी और गाड़ी से कंपेयर करें तो फीचर्स टू प्राइस रेशियो जो है इसका अभी भी अच्छा है। और ऑब्वियसली पहले जब XUV 700 आई थी तो उससे तो ये उसके बराबर या उससे सस्ती आ रही है ड्यू टू GST नॉर्म्स। तो उस वजह से एज सच वैल्यू फॉर मनी अभी भी बरकरार है। अब हम माइलेज की बात करें तो मैंने उसको प्रोज एंड कॉन्स में नहीं रखा था, बेसिकली इसलिए नहीं रखा था क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि आप एक 200 प्लस bhp की गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, तो इट शुडंट बी अ मतलब प्रो फैक्टर टू यू। अब आपको मैक्सिमम माइलेज चाहिए तो आपको डीजल मैनुअल लेना पड़ेगा इसका। वो आपको मतलब नॉर्मली चलाने पे जो है वो हाईवे पे 16 का एवरेज दे देता है, शहर में कभी भी 10 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। डीजल ऑटोमेटिक आ गए तो हमें जो है याद रखना है ये टॉप कन्वर्टर है, इसका मतलब 2 किलोमीटर पर लीटर घटा दो तो लगभग हाईवे पे आपका 14 का एवरेज आ गया, और सिटी में ये लगभग देता है 11.5 के आसपास, 11 11.5 इस तरीके से देता है। पेट्रोल ऑटोमेटिक एज लो एज में भी आप कह लो 7.5 किलोमीटर पर लीटर शहर में, और आपका उसका जो मैनुअल है वो आपको 8.5 9 का दे देगा, और हाईवेज पे जो है वो आपको लगभग समझ लीजिए 12 से लेके 14 इवन 15 में मिल जाता है। मतलब वही चीज़ है कि अगर आप बहुत अच्छे से चलाओगे 80-90 पे जो है वो क्रूज करोगे तो आपको डीजल ऑटोमेटिक किसी किसी का 19 भी चला गया है, डीजल मैनुअल 20 चला गया है, तो वो बातें भी हैं। लेकिन मैं एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ कि जो है वो आपकी गाड़ी में लगभग 4 लोग बैठे हों और एसी वगैरह ऑन हो, गर्मी वगैरह हो गई है, तो उस हिसाब से ये इस तरीके का एवरेज आएगा। अब हम मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रिलायबिलिटी में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस जो हैं वो 700 में आए हैं, पहले भी आए थे, और जो मेन बड़ा मैकेनिकल इशू आया था एंड दैट इज़ सस्पेंशन नॉइज़। तो जो खटा-खटा के सस्पेंशन की वो स्टार्टिंग से भी थी। अब जो है सस्पेंशन पे काम किया है, ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, टेक तो अच्छा है, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया लग रहा है, चलने-वलने में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन ये आगे कैसे एज करेगा वी डोंट नो सस्पेंशन वाइज़। लेकिन हाँ, प्रॉमिसिंग ज़्यादा लग रहा है पहले से। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप थोड़ा-सा भी हाफ क्लच चलाएँगे शहर में, तो आपको डीज़ल और पेट्रोल दोनों में क्लच बर्न के जो है इश्यूज़ मिल सकते हैं। क्योंकि बड़े बहुत ज़्यादा टॉर्क वाले जो हैं वो ये इंजन्स हैं, और इनकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो भी उतना लोड ना सँभाल पाएँ बराबर यूज़ करने पे। इस वजह से शहर में आपका थोड़ा यूज़ है तो आप ऑटोमेटिक ही लो सीधे, और ऑटोमेटिक तो एसएन का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है रिलायबिलिटी की। अब हम मेंटेनेंस की बात कर लें तो आपको करना क्या है, अभी आपके पास गाड़ी नहीं है, अभी आप जाओ महिंद्रा की विद व्यू हमेशा करके एक जो है वो एप्लीकेशन भी है, इसका एक वेबसाइट भी है। वहाँ अगर आप जो है वो XS7X डालोगे, उसके किलोमीटर्स डालोगे, तो आपके सामने एक जो बेसिक सर्विस कॉस्ट है वो आ जाएगी। ये मैक्सिमम जो है वो दूसरी कंपनीज़ के साथ भी कर सकते हो। तो मैंने 30,000 किलोमीटर्स की जो है वो डीजल ऑटोमेटिक की कॉस्ट टेस्ट करी, तो दैट इज़ 13,000 रुपीज़। 40,000 वाली सर्विस की तो 8-9 हज़ार रुपए है। तो इसको अगर आप जो है वो बेसिक सर्विस कॉस्ट इसके कंपटीशन से जो है कंपेयर करो, सफारी, हैरियर वगैरह से, तो ये काफ़ी कम है। लेकिन हाँ, बेयर इन माइंड ये 10,000 किलोमीटर पे आपको जो है सर्विस करानी है, 15,000 पे नहीं। तो एक वो वाली बात आ जाती है कि आपकी गाड़ी कितनी चलती है। लेकिन फिर भी ये सर्विस कॉस्ट जो है इट्स डिसेंट इनफ। पेट्रोल की जो है लगभग इससे 1-1.5 हज़ार तक कम होगी। अब आप कहोगे कि इस ऐप में ये नहीं दिखा रहा कि क्या-क्या चीज़ें चेंज हो रही है, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप गाड़ी ले लेते हो तो उसके बाद जो है आपको जो ऐप मिलती है उसमें इस तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखा देता है, जो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। अब रिलायबिलिटी में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें नई गाड़ी में भी जो है वो कुछ ना कुछ टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें हो सकती हैं। व्हिच इज़ कि जब मैं एक बार जो है गाड़ी चला रहा था और मैंने इंडिकेटर दिया तो जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सामने आता है वो ग्लिच करा था। मैं आपको उसकी फुटेज दिखा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, मैंने आपको वही बताया कि टॉप एंड वेरिएंट लोगे ये सारी चीज़ें आएँगी, और जो है आपके 360 डिग्री कैमरा हो गया, जितनी चीज़ें जो है बढ़ती जाएँगी उतने आपके ग्लिचेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो वही चीज़ है, अगर आप इसका नॉर्मल AX7 वेरिएंट लोगे तो वो आपको जो है वो ठीक प्राइस पे भी आ जाएगा और आपका उतना इश्यूज नहीं देगा होपफुली। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट XUV 7XO। आपको सारी चीज़ें जो है मैंने बता दी हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आपको बहुत अच्छी लगी है, पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। 80% लोग तो बिना सब्सक्राइब करे निकल जाते हैं। अगर आपको इस गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में कन्फ्यूजन अभी भी रह गई है तो मेरा कंसल्टेशन का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे से बात कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।